कहानी संसद की। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, और मैं हूं आपके साथ सचिन। आज की खबर लुटियंस दिल्ली की है। आज की खबर संसद के गलियारों से। आज की खबर आजादी के 75 साल के सफर से जुड़ी है। और आज की खबर संसदीय इतिहास में एक नए बदलाव की है। आज की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। आज तक जिस संसद भवन में सदन की कार्रवाई होती थी, वो अब इतिहास का हिस्सा बन गई है। अब नई संसद में देश के लिए कानून बनेंगे। देश की तरक्की का ताना बाना अब लोकतंत्र के नए मंदिर से बुना जाएगा। आज पुरानी संसद का आखिरी दिन बेहद भावुक करने वाला था। पुरानी संसद का सफर कई सारी यादों को समेटे रहा। नेहरू से लेकर के मोदी तक सभी को याद किया गया। हमारे साथ इन्हीं यादों के कुछ साक्षी, कुछ मेहमान वो भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ हम इस संसद की कहानी और नई संसद क्या कहती है, क्या समेटे है, क्या कुछ संजो करके लेके आएगी भारत का, किस तरीके से वो हम ये कहते हैं कि एक नए भारत की वो भी संरचना लिखेगी। और साथ ही साथ अब ये सत्र भी विशेष है, तो नई संसद जो है किस तरीके से लेकर के आएगी कोई नए प्रस्ताव, ये भी रहेगी खास। पहले ये पैकेज। मैं संसद हूं। भारत के लोकतंत्र की आत्मा मुझ में बसती है। मैं दुनिया में हिंदुस्तान के धड़कते लोकतंत्र की पहचान हूं। मेरी रूह में आवाम है। मैं बस ईंट गारे की इमारत नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान का दिल हूं, धड़कन हूं। लोकतंत्र के मंदिर का ठिया बदल रहा है, लेकिन नई इमारत में भी मेरी धड़कन में जन जन ही धड़कता रहेगा। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था, और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। कुछ नया रचा जाता है तो कुछ पुराना पीछे छूट जाता है। ये परंपरा है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग हमेशा भावनाओं की कद्र करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे, और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। विदाई के इन पलों में वो सभी भावुक हो रहे हैं जो अब तक पुरानी संसद से कुछ नया रचने की फिक्र में डूबे रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष का फासला इन पलों में मिट रहा है। वो भी भावुक हैं और मैं भी भावुक हूं, बहुत भावुक हूं। सर, आप सुन के चौंक जाओगे सर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की ये प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला, ये देश को अगुवाई करने के लिए तैयार हुई, तब हिंदुस्तान की हालत क्या थी जानते हैं सर? हमारे आयु थी महज 32 साल, हमारा साक्षरता थी महज 12%। सर,
पर कैपिटा हमारा रोजगार क्या था जानते हैं सर? सिर्फ 245 रुपया। आप सोचिए, एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद के लोगों को जान गंवाने पड़े, सारे देश में तही तही मच गई थी। उसी कठिन हालात में जवाहरलाल नेहरू साहब को यह सरकार को संभालने पड़ी। मैं संसद हूं, नए रूप में मैं भव्य हूं, आकर्षक हूं और मेरे इस नए अवतार पर दुनिया अभिभूत है। संसद की नई इमारत में शुरू हो रहा है लोकतंत्र का नया युग। ये नए हिंदुस्तान की हुंकार है, नए हिंदुस्तान की पुकार है। आज और कल देश के लिए एक ऐतिहासिक 2 दिन है। इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों के बीच में एक ब्रिज के रूप में ये पुराने संसद से नए संसद के ओर जा रहे जो एक क्षण है, दिस इज ट्रूली हिस्टोरिक। संसद का जो विशेषता है, ये समावेशित है, ये अत्यंत डाइवर्स है और युवा भी है, बुजुर्ग भी है, रानी महारानी भी है, आम जनता भी है। सब लोगों को यहाँ संसद में एक ही समान से अधिकार है। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। पुराना संसद भवन जिसने ब्रिटिश काल के अंत और देश की आजादी की सुबह देखी, जहां आधी रात को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण गूंजा, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। वह आज कामकाज का आखिरी दिन था। इस इमारत को अंग्रेजों ने लंबी हुकूमत की चाहत में बनवाया था। काउंसिल हाउस इसे कहा जा रहा था। काउंसिल हाउस से ये संसद बनी, यानी कि संसद की इमारत बनी। ना जाने कितने ही यादगार लम्हों का ये साक्षी रही है, गवाह रही है। मैं संसद हूं। मैं गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर वर्ग की आवाज हूं। नए और पुराने की भूल भुलैया से अलग मैं लोकतंत्र की चेतना की सतत धारा हूं। मैं संसद हूं। मैं तिरंगे की आन हूं, जन जन की शान हूं। मेरी कहानी हिंदुस्तान की आजादी से भी पहले शुरू होती है। मुझे याद है कि साल 1911 में तब का कलकत्ता और आज का कोलकाता देश की राजधानी था। तभी जॉर्ज पंचम ने एक फैसला लिया, दिल्ली को फिर से राजधानी का तमगा दिया जाए। इस फैसले के साथ ही ब्रिटानिया हुकूमत के अफसरान दिल्ली में अपना ठिकाना जमाने लगे। एक ऐसी इमारत की जरूरत महसूस की गई जहां देश के बड़े मसलों पर बात हो सके, फैसले लिए जा सके। मेरे स्वरूप की कल्पना तब से ही आकार लेने लगी। 1912 में नया शहर बसाने की योजना लेकर सर एडवर्ड लुटियंस दिल्ली आए। एक कमेटी का गठन हुआ और तय हुआ नया शहर दिल्ली के मलचा गांव के पास बसाया जाएगा। वायसरॉय भवन और सचिवालय के लिए रायसीना की पहाड़ियों को चुना गया। आज नई संसद की बात और पुराने संसद भवन को करेंगे याद। कई ऐसी यादें होती हैं ना, जो हमारी परंपरा में, हमारी विरासत में रची बसी होती है। आज़ाद भारत की पहली संसद से ही देश के संविधान को अस्तित्व में लाया गया। सरकार का कहना यह है कि संसद भवन की समृद्ध विरासत का संरक्षण राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। आप जानते हैं, मूल रूप से पुराने संसद भवन को काउंसिल हाउस कहा जाता है। इस इमारत में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक जमाने में हुआ करती थी। इसे भारत के लोकतंत्र की आत्मा, यानी उर्दू में अगर मैं कहूं तो रूह कहा जाता है। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया। इस इमारत को तैयार करने में 6 साल का समय लगा है। ये इमारत उस जमाने में 1927 में जाकर तैयार हुई और उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में किया। इस इमारत ने ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल काल को और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्वतंत्रता की सुबह, संविधान बनने से लेकर कई विधेयकों को पारित होते इस पुरानी बिल्डिंग ने देखा है। संसद में कभी गतिरोध हुए, कभी हंगामा हुआ, कभी विवाद पैदा हुए, लेकिन लोकतंत्र की इमारत हर एक घटना की गवाह है। ब्रिटिश सरकार ने जब साल 1911 में
राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की, उस समय नई दिल्ली के रायसीना हिल क्षेत्र में इसका निर्माण शुरू हुआ था और अब ये इतिहास है। शुरुआत में दिल्ली के नक्शे में मेरे लिए कोई जगह तय नहीं थी। अब तक जिस गोलाकार इमारत को आप संसद के तौर पर देखते आए हैं, उसके डिजाइन को लेकर लुटियंस और बेकर में मतभेद हो गए। बेकर जीते और गोलाकार प्रारूप को मंजूरी मिल गई। नींव पड़ी और पूरी इमारत को शक्ल लेने में करीब 6 साल का वक्त लगा। तब रुपए का मोल बहुत था। सरकारी बही खाते में दर्ज हिसाब को सच माने तो मुझे बनाने में करीब 85 लाख रुपए खर्च हुए। आज की पीढ़ी के लिए यकीन करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि आज तो करोड़ रुपए का फ्लैट भी आपको रास नहीं आता। उस वक्त मेरा नाम काउंसिल हाउस था। मुझे याद है वो 18 जनवरी 1927 का दिन, जब लॉर्ड इरविन अपनी शाही बग्घी में सवार होकर विजय चौक आए। मेरी जिस गोलाकार इमारत को आप देखते हैं, उसे सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और उन्होंने ही उस दिन एक कार्यक्रम में लॉर्ड इरविन को सोने की चाबी सौंपी थी। उस चाबी से काउंसिल हाउस का दरवाजा खोला गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई नेता और पटियाला के राजा जैसी दिग्गज हस्तियां इन पलों की गवाह बनी। तब का काउंसिल हाउस भारत के आजाद होने के बाद भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में तब्दील हो गया। Connected with the freedom of my own country, and in later years, I have had the privilege of coming here in a different capacity. 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने इसी इमारत के सेंट्रल हॉल से वो ऐलान किया था, जिसके बाद मुल्क में आजादी का जश्न शुरू हो गया। Since that period, half a century ago, I have been engaged in many activities connected with the freedom of my own country, and in later years, I have had the privilege of coming here in a different capacity. The last few years have witnessed great changes in India. Our people and government, over which I have the honor to preside, have adventured in the fields of economic and political development and in the promotion of our fraternal relations, with confidence in ourselves and with the awareness that in cooperation and friendship lies our देश के best करोड़ों security. लोगों के साथ मेरी रगों में भी आजादी का एहसास दौड़ने लगा। मैं संसद हूं। मुझे याद है उस वक्त लाखों लोगों के मन में भविष्य को लेकर आशंकाएं थी, मगर जोश भरपूर था। आजादी की हवा में सांस लेने का रोमांच अनूठा था। लाखों लोग जाग रहे थे। मुझे याद है उस रात खुशी के मारे बादलों का सब्र भी जवाब दे गया। आधी रात को बूंदें टपकने लगी। मन और तन दोनों आजादी की खुशियों से सराबोर हो गया। संयोग से जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो दिल्ली के आसमान में इंद्रधनुष खिला हुआ था। मैंने देखा है वो नजारा। मैंने देखा है मेरे भारत के लोगों का इंद्रधनुषी सपना। मैंने देखे हैं वो सातों रंग जिन्होंने हमें नई उमंग से भर दिया। 75 साल के सफर के बाद भी उन पलों को याद कर मन उमंग से भर उठता है। मैं संसद हूं। मैं न जाने कितनी ही कहानियों की गवाह हूं। मेरे अंदर हजारों अफसाने दर्ज हैं। आजादी के तराने हैं और किस्से बहुत पुराने हैं। लेकिन वक्त अब कदम दर कदम आगे बढ़ने का है। नेताजी के उस गीत को गुनगुनाने का है जो हमें हमेशा देश के लिए मर मिटने का हौसला देता है। कदम कदम बढ़ाए जा, वतन के गीत गाए जा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। The last few years have witnessed great changes in India. Our people and government, over which I have the honor to preside, have adventured in the fields of economic and political development. इसी सदन में पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए।
वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ कर रखने वाला है। When the constitutional amendment was passed, but after it was passed, it's a law applicable to all the states. Honorable representatives from Tamil Nadu, along with the other states, have been actively cooperating in endeavoring to see that the GST itself becomes a reality. सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। पुराने संसद से नए संसद के ओर जा रहे जो एक क्षण है, दिस इज ट्रूली हिस्टोरिक। जाहिर सी बात है, तो अंग्रेज़ों की दी हुई संसद है, अब नई संसद में जा रहे हैं। भारत में जिसका निर्माण हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। और वो लोग लॉ मेकर्स, वो पार्लियामेंटेरियंस, वो संसद सदस्य जो इस सदन की गरिमा बढ़ाते हैं, इसमें बैठते हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वहन करते हैं, हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। और उनकी अपनी क्या मेमोरीज रहती हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उनसे हम बात भी करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय सेठ हैं, जो कि राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी कोई खास मेमोरी जानेंगे। उदित राज हैं, लोकसभा से पूर्व सांसद, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आलोक सर हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप हैं, जो कि एडिटर हैं। और संसद को लेकर के इनका भी अपना एक भावनात्मक लगाव रहा है, जब भी इन्होंने तमाम जो सेशन से लेकर के तमाम चीज़ें कवर की हैं। आलोक सर, मेरी तो इतनी उम्र नहीं जितना आपका अनुभव है, कहाँ से शुरू करूं, कौन सा प्रधानमंत्री छोड़ूं? सबसे पहले आपकी मेमोरी शुरू करते हैं। सचिन जी धन्यवाद। मेरा ख्याल है कि हम नेहरू एरा की तो बात नहीं कर सकते, वो तो अपना जो पहले जितना विवरण दिया गया उसमें आ गया। लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी वाला, चूंकि 72 से मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग शुरू की थी राज्यसभा की, और लोकसभा फिर करते रहे, तो एक लगातार जिस तरह के बड़े नेता आज जिनको हम मिस करते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता वहाँ पर चंद्रशेखर जी को सुने, अटल बिहारी वाजपेयी को सुने, मधु लिमे को सुने, जॉर्ज फर्नांडिस को सुने, या शंकर दयाल शर्मा, कांग्रेस कृष्णकांत, मतलब जो पुराने जो दिग्गज नेता थे, जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, भूपेश गुप्त, सोमनाथ चटर्जी, जो एक बड़े ऐसे स्पीकर्स होते थे, वो एक वैक्यूम इस समय दिखाई देता है। देखिए, इंदिरा गांधी का एरा, जैसा मैंने कहा 72, उसके बाद, या यदि उस सदन में आप देखें, गोपाल स्वरूप पाठक उस समय होते थे 72 के समय उपराष्ट्रपति चेयरमैन, ऐसे वीवी गिरी, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, जो ऊपरी सदन है, जो जिसको कहा जाता है जहां एक से एक बड़े इंटेलेक्चुअल होते थे, आज वहां यदि कोई दृश्य दिखाई देता है कि कोई टेबल पर चढ़ गया है, कोई जो है पर्चे फेंक रहा है, मुझे उम्मीद है कि जो नए सदन में जब जाएंगे संसद भवन में, तो कम से कम उस गरिमा को, जो वैल्यूज भारत के थे, पार्टी से हट करके मैं कह रहा हूँ। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जितनी बड़ी लाल बहादुर शास्त्री, उस समय तो हम नहीं थे वहाँ, लेकिन उनके जब सब लोग जो हमारे पूरे सीनियर जो थे, कुलदीप नायर या इंद्र मल्होत्रा, वो बताते थे कि किस तरह से उसके बाद भी करतल ध्वनि से हुआ। 71 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश की विजय के बाद करतल ध्वनि से हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी हो, उन्होंने उनके लिए कितना किया। नरसिंह राव आए, तब क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की। आज जिस तरह से उन्होंने नेहरू एरा की तारीफ की, उस काम को तारीफ की, प्रधानमंत्री के नाते, प्रधानमंत्री इस देश में 15 देखेंगे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो G20 की जो उपलब्धि है इन 75 वर्ष में भी कहा जाए, तो हम आगे बढ़ते गए। हमने नानालाइन भी देखा था विज्ञान भवन में, अब उसके लिए भी तारीफ हुई थी उसी सदन में। मैं तब हाउस में भी मौजूद था और विज्ञान भवन में भी मौजूद था जहां हुआ जी। आज इस तरह से संसद के गलियारों में, हाँ, सेंट्रल हॉल को जरूर हम मिस करेंगे। जो नए भवन में क्या व्यवस्था होती है वो देखना होगा, मीडिया हो या सांसद हो, सेंट्रल हॉल में जो एक दूसरे के साथ, मुझे मालूम है भी एक जरूर एक लाइन में कहूंगा जी 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 हम लोग उसके खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें जो हमारे पूर्व एडिटर्स थे, जैसा मैंने नाम दिया इंद्र मल्होत्रा या कुलदीप नायर का, सेंट्रल हॉल में जो बात होती थी वो बाहर छपती नहीं थी, न बोली जाती थी। अब क्या है, सेंट्रल हॉल के नाम पर टीवी के भी कार्यक्रम है और लोग कॉलम लिखते हैं, तो कैसे कोई सेंट्रल हॉल की कोई अंदर मन की बात, न मोदी जी तो हर हफ्ते हर महीने बोल रहे हैं। अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है
लेकिन अब जिस तरह का एक नया परिवेश, डिजिटल क्रांति आई, टेलीविजन पर लाइव प्रसारण है, जब हमें रिपोर्टिंग, मैंने कहा ना, मैं एजेंसी से शुरू किया था, बिल्कुल 5 साल मैंने एजेंसी में, मुझे लिखना पड़ता था एक एक, उसका टाइप होता था, टेलीप्रिंटर से जाता था। आज लाइव आप और हम दिन भर बैठ करके टीवी पर देखते रहे, हमें जाने की भी जरूरत नहीं थी। ये जो क्रांति है, भारत की क्रांति, भारत का लोकतंत्र, ये अपने आप और में ये सर सदन बिल्कुल एक युग अगले जा परिवर्तन रहा है, है। अगले अब 100 मुझे साल के लिए इतिहास बन गया। बिल्कुल मुझे याद पड़ता है, आलोक सर ही ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे वो कुछ वाहिद जर्नलिस्ट में से एक होंगे जो कि अब जैसे वो आचरण की बात कर रहे थे कि पन्ना उड़ा दिया और फेंक दिए, वेल में शरारत करने लगे या वेल में जो है हंगामा करने लगे, तो ऐसे सांसदों को आलोक सर डांट भी दिया करते थे। वो भी मैं अलग से पूछूंगा, कई बार आलोक सर बता भी रहे कि हमें गुस्सा आता था, हम देखते हम डांट भी दिया करते थे। संजय सेठ, आपकी मेमोरी और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उस वक्त जब आप वहां मौजूद होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये स्पेशल सेशन बुला के पुरानी संसद को जो एक रिस्पेक्ट दी है, वो काबिले तारीफ है। देश का युवा जिसने पुरानी जमाने में नहीं सुना होगा कि कैसे संसद बनी, कैसे क्या हुआ, उसको आज ये पूरी चीजें पता चली हैं कि हमारा संसद कितना, सदन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है। जब मैं पहली बार इस संसद का सदस्य बना तो मुझे यह याद है कि मैं जब पहली बार उसके अंदर देखने गया था तो मैं खुशी और गर्व से इतना अभिभूत हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं इस जगह, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पे बैठ के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कानून बनाते हैं, वहां मैं बैठने जा रहा हूं। जो उसकी इमारत थी, जो उसके सदन के अंदर के गुंबद थे, वो देखने से ऐसा लग रहा था कि ये मैं टीवी पे देखता था, आज मैं यहाँ पे बैठ के देख सकूंगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक अविश्वसनीय सी लगती हैं कि मैं वहां पहुंचा और मैंने वह चीजें देखी। और वाकई ये ऐसी चीज है कि ये संसद भवन हम लोगों को पूरी जिंदगी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और हमारे लिए भी, ये एक मेमोरीज रहेंगी जिसको कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जी ठीक है, मैं एक एक कमेंट ले लेता हूं सर, उसके बाद वापस आऊंगा। उदित, आज सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। बहुत कम देखता हूं मैं आपको इस तरीके से मुस्कुराते हुए, बुरा मत मानिएगा, अच्छी अच्छी मेमोरीज है, मुस्कुराते रहिएगा, अच्छी लग रही है मुस्कुराहट। तो ऐसा है कि जब शपथ ग्रहण हुआ मेरा, उसके बाद में अंदर से जब देखा जो गुंबद है, फिर उसके ऊपर नक्काशी है और जो डिजाइनिंग है और कार्विंग है और स्टोन की कटिंग जो है, बड़ा इम्प्रेसिव लगा। और फिर देखा बड़ा विशाल है, बाहर से देखने से लगता है कि इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन संसद बहुत बड़ी है। जो 25 साल, 20 साल, 30 साल से संसद में हैं, वो भी सारे रोम को नहीं जानते, सारी जगहों के नहीं जानते, वो सब जगह न गए हों। 5 साल में कई जगह कई चीजें से छूट गई। अब जाता हूँ तो देखता हूँ कि अरे, दूसरी बात है कि वहाँ लोग अपने कामकाज में लगे रहते, तो इसके अलावा जो सेंट्रल हॉल की ब्यूटी है वो भूलता नहीं। जब सेशन अर्जन हो जाए या लंच में, तो वहाँ पर पक्ष हो विपक्ष हो, अपना बैठ करके बातचीत करना, वो बड़ा याद दिलाता है। फिर वहाँ से पत्रकारों के बीच में इंटरेक्शन करना, वो बड़ा याद दिलाता है। फिर नॉर्थ साउथ क्या जो एक इंटरेक्शन होता है, तो वी लर्न अ लॉट कि व्हाट इज हैपनिंग इन साउथ एंड दे मस्ट बी लर्निंग फ्रॉम अस दैट व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज द कल्चर ऑफ नॉर्थ। एक तो यह है। दूसरी बात है कि ट्रेजरी बेंच का अनुभव है, विपक्ष का अनुभव तो रहा नहीं मुझे। तो ट्रेजरी बेंच पे मुझे इस बात का, मुझे कई बार ये मान लिया जाता था कि मैं ट्रेजरी बेंच के सामने, मानिए अपोजिशन
के बेंच में बैठा हूँ। अब आदतन कही या तो पढ़ाई लिखाई ने ऐसा मस्तिष्क का या सोच का सर्जन किया है कि जो सच होता है वो निकल आता है। कई सारे मुद्दे ऐसे होते थे जो जिससे मैं सहमत नहीं होता था, कट हो जाता था मेरी बातों में। यही तो लोकतंत्र है। यही जो भी आप कहिए कि लोकतंत्र, नहीं, जाहिर सी बात है सर, यही खूबी, यही लोकतंत्र है। और ठीक है, मैं एक कमेंट अनिल अग्रवाल जी का ले लूं, फिर उसके बाद प्रदीप से होते हुए वापस आपके पास आ जाऊंगा। अनिल अग्रवाल जी, क्योंकि बहुत बदलते दौर, आज जैसे पीएम ने कहा तमाम प्रधानमंत्री आए, तमाम प्रधानमंत्री गए, चीज़ें बदली, कहाँ हमने देखा इमरजेंसी भी देखी, कहाँ वो मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े, तो अभी इसी संसद ने देखा भारत कैसे एकजुट रहा। फिर उसके बाद वन रैंक वन पेंशन का आज पीएम ने जिक्र किया, जीएसटी का जिक्र किया, और आर्टिकल 370 हटना हो, अपने आप में तमाम ये चीज़ों का गवाह रहा है। तो ऐसे में आप किस वक्त मौजूद थे, आपकी क्या ऐसी मेमोरीज हैं सर, इस वक्त की जो मेमोरीज है जो आप यहाँ से लेकर के नई तरफ जाएंगे? देखिए, मैं जो संसद सदस्य बना 2018 में, और मेरा कार्यकाल शुरू हुआ 3 अप्रैल 2018 से। मेरे समय में जो सबसे महत्वपूर्ण संसद में बिल आया वो 35 है और 370, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। वो मेरे लिए वास्तव में एक बहुत ही गौरव का समय था कि मैं इस देश की एकता और अखंडता का जो बिल पास हो रहा है उसका मैं हिस्सा हूँ। मैंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना वोट दिया है। उससे पहले आपने देखा होगा जब CAA आया, बहुत इम्पोर्टेंट था, 3 तलाक का बिल पारित हुआ। ये सारे के सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं जिन पे मुझे गर्व होता है। मुझे अपनी पार्टी पे गर्व होता है कि मैं उन सब बिलों को पास होते हुए मैंने देखा है और मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। जहाँ तक संसद की बहुत भव्यता का प्रश्न है, निश्चित रूप से पुरानी बिल्डिंग बहुत भव्य है, नई बिल्डिंग मॉडर्न है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है और उससे भी बेहतर है। नई संसद की आवश्यकता इसलिए भी थी कि जब आने वाले समय में, भविष्य में बहुत जल्दी, जब नया इसका परिसीमन होगा तो लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, विधानसभाओं में सीटें बढ़ेंगी, विधानसभाओं की सीटें बढ़ने से राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी। जो वर्तमान में कैपेसिटी है वो उतनी नहीं थी, तो ये इसलिए भी इसकी आवश्यकता थी। और मुझे गर्व है कि ये पूरी जो नई संसद की इमारत है पूर्णतया से आत्मनिर्भर भारत, भारत के लोगों द्वारा निर्मित, भारत के कामगारों द्वारा निर्मित, भारत के आर्किटेक्ट्स द्वारा इसका पूरा डिज़ाइन किया गया है और समयबद्ध तरीके से, कोरोना होने के बावजूद भी पूरा समय से इसमें काम हुआ है। और मुझे गर्व है कि मैं पुरानी संसद में भी मैंने काम किया है और अब कल से नई संसद में भी बैठ के मुझे काम करने का मौका मिलेगा। हर भारतीय के लिए ये एक गर्व का क्षण होगा जब भारतीयों के द्वारा निर्मित भारतीयों की संसद शुरू होगी। जाहिर सी बात, और मुझे लगता है आज से पहले नई संसद में आज से पहले हमने कितने राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनको होस्ट किया है, लेकिन आप देखिए भारतीयों के द्वारा निर्मित भारतीयों की संसद जब बैठेगी वो अपने आप में कितना बड़ा गौरव का क्षण होगा, कितना बड़ा गौरव का वो मूल होगा। और इसने कितने चैप्टर्स देखे हैं। अब ये देखिए कि सबसे बड़ा तो हो सकता है जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, ये इसी बिल्डिंग पर अटैक हुआ। हम ये कह सकते हैं कि किस इरादे के साथ आतंकी आए थे कि यहाँ की संसद पर अटैक करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर अटैक कर देंगे। और अटैक करने के बाद पूरी दुनिया में मैसेज आएगा कि देखिए भारत सुरक्षित नहीं है, लेकिन नहीं हो पाए कामयाब। प्रदीप वहाँ पर थे। प्रदीप, आपकी मेमोरी उसी से जुड़ी है? बिल्कुल। देखिए सचिन, 13 दिसंबर 2001 का वो ऐसा दिन था जो कि मैं आज तक नहीं भूला हूँ। खास तौर से उस दिन सत्र चल रहा था और सत्र जो 11 बजे शुरू होता है, शीतकालीन सत्र, और थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ था।
उसी समय जब हम लोग 11:20 में जो पार्किंग का स्पेस होता है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो गाड़ी का पार्किंग मीडिया की थी, वहाँ पे मैं मौजूद था। उसी दौरान गेट नंबर 1 से लश्कर-ए-तोयबा जैश के आतंकी जिन्होंने करोल बाग से एक एम्बेसडर खरीदी थी, लाल बत्ती लगाए, स्ट्रीट लगाए, वहाँ से वो एंटर किए और एंटर करने के बाद उन्होंने जो गाड़ी है उनकी, जो उपराष्ट्रपति के किशनकांत जी थे, उनकी गाड़ी पर टक्कर मारी। वहीं से इस बात का अंदेशा हो गया था कि कोई आतंकी जबरदस्ती अंदर घुस आया है। उसके कुछ देर बाद जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। ये आतंकी जो है गेट नंबर 9 और 12 की तरफ जाने लगे। हम लोगों को, जब मैं वहाँ पे आगे की तरफ जाने लगा, मीडिया पार्किंग से निकल के जब पार्लियामेंट की जो लॉबी जब उधर जाने लगा, तो सुरक्षा कर्मियों ने मेरे को वहाँ पे रोक दिया। फिर हमने अपनी आंखों देखा नज़ारा, हमने वहाँ पे देखा। उस वक्त हम प्रिंट मीडिया में काम करते थे। हम अपने अखबार के अपने एडिटर्स को सारी चीज़ें हम उनको फ़ोन से अवगत कराने लगे। तो उसका छोटा वाला बटन वाला मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, उनको अवगत कराने लगे। क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे टेम्परेरी पासिस होता था। हर हफ्ते हम लोगों को वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे के लिए सिग्नेचर कराने पड़ते थे। आलोक मेहता सर हमारे साथ है, आलोक मेहता सर की भी हम लोग उसमें साइन करवाते थे। तो हमने आंखों से वो मंजर देखा। करीब 200 सांसद जो है, क्योंकि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी वो अंदर मौजूद थे और इन लोगों की मंशा ये थी कि वो किसी तरीके से गेट से अंदर घुसे। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने उन जगहों को लॉक कर दिया और एक को गिराने के बाद जब उसके पास जाने लगे तो फिर वो रुक गए। वो इसलिए रुक गए क्योंकि उसने अपने पीठ के ऊपर जो है उन्होंने बम बांधा हुआ था और कुछ ही क्षण में देखते देखते वो बम से उड़ गया। जब वो बम से उड़ा तो और ज्यादा दहशत मच गई। चारों तरफ से अंदर से पार्लियामेंट के जितने गेट उनको लॉक कर दिया गया और वहां पे हमारे सुरक्षा ने पोजीशन ले ली और अपनी आंखों के सामने मैंने जवानों को लहूलुहान होते हुए देखा। हम इतना खुद डर गए थे, सहम गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने हम लोगों को भी सुरक्षित जो मीडिया की पार्किंग थी उसके अंदर हम लोगों को जबरदस्ती उस कमरे के अंदर कर दिया था और बाहर से खुद खड़े हुए थे। तो कुल मिला के वहां पे जिस तरीके से ये लोग आए, ताबड़तोड़ गोली हुई और थोड़ी देर पहले ही जो वहाँ से सोनिया गांधी जी निकली थी, जो लोग निकल चुके थे और 200 सांसद हमारे अंदर फंसे हुए थे, उन लोगों की दहशत को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसके बाद जब गेट नंबर 12 की तरफ ये लोग गए तो सुरक्षा कर्मियों ने 4 लोगों को, टोटल 5 आतंकी थे, 4 लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और लगातार करीब पौने घंटा तक फायरिंग होती रही और उन लोगों को ढेर किया गया। जाहिर सी बात है, ये भी देखिए अपने एक अध्याय और देश यूँ कह सकते हैं कि विश्व का सबसे सशक्त लोकतंत्र इसी तरीके से खड़ा रहा। इसने तमाम ऐसे बिल हैं जिनको कानूनों में बदला, ऐसे तमाम कानून जिससे हम और आप सशक्त हुए, ऐसे लॉ मेकर्स तो बैठे ही हैं। लगातार हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मैं संसद हूं। मैंने इस इमारत में कई इतिहास बनते देखे हैं। 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद सत्ता का हस्तांतरण इसी संसद में हुआ। भारतीय संस्कृति के प्रतीक सेंगोल को तब भी मैंने देखा और अब वो नई इमारत का खास हिस्सा बन गया है। भारतीय संस्कृति का ये सेंगोल हमेशा इस सदन के हर सदस्य को राजधर्म की याद दिलाता रहेगा। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। मैंने इसी संसद में राजेंद्र बाबू को देखा। मैंने इसी भवन में बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में देश का संविधान बनते देखा। संविधान सभा के सदस्यों ने कैसे गांधी के जंतर की तरह भारत के सबसे कमजोर इंसान की फिक्र की, उसे सशक्त करने वाला संविधान बनाया। वो भी क्या दौर था। विद्वानों की टोली यहां बैठकर एक बात पर बहस किया करती थी। मतभेद भले ही थे, लेकिन मनभेद वाला अंदाज नहीं दिखता था। 15वीं लोकसभा में एक बहस के दौरान मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। निशाना साधते हुए मिर्जा गालिब का बड़ा मशहूर सा शेर पढ़ा मनमोहन सिंह ने। ये शेर, इसके बोल हैं, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इसके जवाब में स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कहा,
अगर शेर का जवाब दूसरे शेर से नहीं दिया जाए तो ऋण यानी उधार बाकी रह जाएगा। इसके बाद उन्होंने बशीर बद्र की मशहूर रचना पढ़ी जिसके बोल थे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसके बाद सुषमा ने दूसरा शेर भी पढ़ा, तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। सुषमा स्वराज के इस शेर के बाद सदन में मौजूद जितने भी मेंबर्स थे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इसी तरह फिर साल 2011 जब दोनों नेता आमने सामने हुए, मनमोहन सिंह ने इकबाल के एक शेर को पढ़ा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इस पर भी सुषमा ने जवाबी हमला किया, कहा न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने इसी सदस्य में नए राज्यों के गठन का सिलसिला भी देखा। भाषा और संस्कृति के आधार पर नए राज्य बने। यहीं सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बने। भारत में दीव, दमन, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी को शामिल करने की चर्चा भी यहीं की गई। संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग, यह भवन संविधान सभा के सदस्यों की तरफ से नए संविधान के लिए किए गए मंथन की गवाह है। 42वें संशोधन में एक लघु संविधान का कार्यान्वयन भी देखा गया। यहां सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बने। भारत में दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी यानी एक जमाने का पौंडीचेरी, इसे शामिल करने की चर्चा इसी पुरानी बिल्डिंग में हुई। 1962 में चाइना के खिलाफ भारत की हार, 1971 में पाकिस्तान पर देश की जीत ने सरकार और विपक्ष के बीच दमदार बहस देखी। संसद ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भूमि विवादों को हल करने के लिए जमीन की अदला बदली को भी अपनी मंजूरी एक जमाने में दी। दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में, बैंकिंग आयोग अधिनियम और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 ऐसे कानूनों को पारित करने के लिए संसद के संयुक्त सत्र बुलाए गए। इसके अलावा हर साल के पहले सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति ने जब जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया तब तक इसी पुरानी बिल्डिंग में देश का नया इतिहास बना, एक नया इतिहास रचा गया। मैंने देखा देश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और कमीशन का प्रावधान किया गया था। वीपी सिंह सरकार में ओबीसी आरक्षण वाला बड़े बदलाव का फैसला भी इसी सदन में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पर इस संसद ने पुराने दिनों को याद किया। देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आधी रात को संसद की बैठक हुई। जीएसटी को लेकर आधी रात को एक बड़े फैसले का बिगुल भी इसी सदन में बजा। This being a destination tax, the consuming states are going to benefit more. And we as manufacturing states, producing states, have invested in the infrastructure for manufacturing. मैं 1991 में लाइसेंस के कानूनों की शुरुआत से लेकर भारत की उदारीकरण की नीति का गवाह भी रहा हूं। कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का बड़ा फैसला लोकतंत्र के इसी मंदिर में हुआ। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ कर रखने वाला है। पुरानी संसद को अलविदा कह देना भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि ये वो इमारत है जहां से ढेरों कालजे कानून पारित हुए, जहां से नए राष्ट्र की नींव रखी गई, जहां से तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए गए। और यही वो संसद है जहां से धारा 370 की बात करें या फिर कई ऐसे बिल हैं जो हमेशा यादगार रहेंगे, जिसने देश के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात कर ली जाए, चाहे वन नेशन वन टैक्स की बात करें या फिर 10% गरीबों के लिए आरक्षण की बात करें, यह संसद भवन हमेशा यादगार रहेगा। इस संसद ने मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की और 3 तलाक बिल पारित हुआ तो मुस्लिम महिलाओं की दुआएं भी मुझ पर बरसी। मैं संसद हूं, पुरानी इमारत में कुछ बड़े बदलावों का गवाह बनी, तो अब यकीन है कि नई इमारत हिंदुस्तान के नए युग का परचम लहराएगी। नई इमारत में आधी आबादी को उसका हक हासिल होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा साकार होगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की इबारत लिखी जाएगी। सपनों की उड़ान अभी बाकी है, ये दास्तां चलती रहेगी यूं ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तभी ने कहा गया है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और उसी तरीके से भले वो पहले प्रधानमंत्री हों से लेकर के नरेंद्र मोदी और आगे भी जितने सियासतदान आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, सरकारें आएंगी, सत्ता आएगा, विपक्ष आएगा, इसी तरीके से जो है भारत सशक्त होना चाहिए। और यही जो है नींव रखी गई थी पुरानी संसद में, जिसमें आज कामकाज का अंतिम दिन था, और नई संसद में भी इसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनिल अग्रवाल जी अपनी मेमोरी शेयर करने के लिए, उदित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।